जब आप सियासत में है तो आपके मद्द मुकाबिल जो है बड़ी 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 शख्सियात भी थी और उसके अलावा पीटीआई का टिकट होल्डर भी मौजूद था। तो आपको क्या सूझी उस वक्त जंप लगाने की? कोई बेहतरीन मौका भी ढूंढ के जंप लगाए जा सकते थे। तरीके सुबह हज़ारा का जिक्र कर दिया तो मेरा प्रोग्राम भी था कि मैं इस हवाले से ज़रूर पूछूंगा। ये एक बड़ी अच्छी कैंपेन चली थी, एक ज़मान साहब ने बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म बना दिया था और एक वक्त ऐसा आया कि ये मतलब है कि कामयाबी के करीब करीब थी, फिर एकदम से नीचे कैसे आ गई? क्या इसकी दास्तान है? तो हम चाह रहे हैं कि हज़ारा की आवाम जितनी भी अक़वाम है वो हमारे भी काबिल एहतराम है, उन पर प्लेटफॉर्म मिले और तरीके सुबह हज़ारा को कामयाब होना चाहिए। पार्टियाँ सारी मेरे ख्याल में नाकाम हो चुकी हैं पाकिस्तान को किसी दे। पाकिस्तान के लिए कोई भी मिनिस्टर, कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर नहीं सोचता। अगर आप इलेक्शन जीतते हैं तो क्या ऐसी तब्दीली लाना पसंद करेंगे जिससे आप समझते हैं कि जिसकी ज़रूरत है? माजी से सीखा आपने, कोई माजी का एक ऐसा वाक़या जिससे आप समझते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था? जो वेलफेयर का काम है वो सिर्फ जो आपका एरिया है उस तक महदूद है या आप इसको फैला के सूबे तक या पाकिस्तान तक फैलाना चाहते हैं? और सूबा बन जाता है, ज़ारा सूबा बन जाता है मुकम्मल, तो उससे क्या फ़ायदा क्या होगा? इससे कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा सा, मुझे बस बता दें कि एस्टेब्लिशमेंट होती क्या है? एस्टेब्लिशमेंट किसको कहते हैं? एस्टेब्लिशमेंट ये देखे ना, इसको हमने भी नहीं देखा। अगर आपने इतने कहा तो हमने भी नहीं देखा। जमहूरियत पे ही आप अमल करें। आप क्यों तरमीम करते हैं? 18वीं से लेके 26वीं तरमीम हो गई है, वो तरमीम किस लिए हो रही है? सिर्फ हुक्मरान फायदे के लिए। जमहूरियत कहाँ रही? अपने केस खत्म करते हैं, कभी नैब को खत्म करो, कभी नैब को लॉन्च करो, कभी नैब के इख्तियारात खत्म करो, ये जमहूरियत है। तो आपने अपने नाम के साथ भी जो है ना लिखवाया है सरदार यासर करलाल, तो इसकी क्या वजह है या इसके पीछे क्या दास्तान है? मैं देख रहा हूँ मौजूदा दौर में कोई भी ऐसी पार्टी ऐसी नहीं है जो 2/3 अक्सरियत के साथ आए और अपनी मर्जी के फैसले करे। सारी हुकूमतें कठपुतली ही नजर आ रही हैं। इस चीज को देख के बैठे रहेंगे कि एक पार्टी आएगी जो पूरे मुल्क पे सीटें लेगी और फैसला करेगी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। आपकी जाती तौर पे आपकी कौन सी पार्टी पसंदीदा है? कौन सी पार्टी आप समझते हैं कि सियासी तौर पे अच्छा काम कर रही है? तो पार्टी के हवाले से जो बेहतर चल रही है, समझो मैं एक सियासी बंदा हूँ, ये बड़ा मुश्किल सवाल आपने कर दिया है। कौन से ऐसे 5 काम हैं जो जरूरी हैं पाकिस्तान के लिए? जब उन्होंने वैसे गाड़ी खुदकशी करके मरना है, डूब के मरना है, तो लीच होगा आके मरे। ये सारे तो पीटीआई वाले लोग नहीं है। लोग तंग आके परेशान हो के जज्बाती होते हैं, जज्बात का ये नतीजा होता है। हालांकि ये गलत है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि रियासत के खिलाफ निकलना नहीं चाहिए। MNAs के लिए नई गाड़ियां, मैरिज के लिए नई गाड़ियां, आवाम के लिए हेल्प लेके आ रहे हैं। बिजली के बिल महंगे, पेट्रोल महंगा। एक सिफारिश का एक निजाम चल रहा है पाकिस्तान में, जिसकी सिफारिश है उसी की मानी जाती है, जिसके पास पैसा है उसी की मानी जाती है। गरीब आदमी का तो परेशानी आती है। वो रिपोर्ट बन जाता है तो हमारा फैक्टोपाद रवेलियां को बड़ी एक जबरदस्त एक अचीवमेंट थी। नौजवानों को नौकरी मिलती है। बनने की वजह क्या है? मैं समझता हूँ कि हुक्मरानों की नाइली, जो हमारे हल्के के स्पेशली हुक्मरान है, उनकी नाइली है, उनको तवज्जो ही नहीं है। मेरे ख्याल में इस काबिल ही नहीं है। और कुछ लोग गद्दारी न कर दे, जो उसके बाद 2018 में जिन्होंने मुकम्मल तौर पे सीटें ली, इलेक्शन विन किया और पार्टियां ज्वाइन की, उन लोगों ने बदयांती की बाबा जी के साथ। अगर जहन में ये हो कि मैंने खिदमत करके लोगों को मोटिवेट करके इलेक्शन जीतना है, वोट लेनी है, जहन में ये हो तो असल में वो कामयाबी नहीं होती, नाकामी होती है, वो बंदा एक्सपोज हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुर्रम शबीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हमेशा की तरह एक और शख्सियत लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की जो शख्सियत है वो मेरे लिए बहुत अहम है और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी मैं उनके साथ प्रोग्राम करूं। काफ़ी अरसे से हम कोशिश कर रहे थे, बिजी थे, मसरूफियात से उन्होंने टाइम निकाला, उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। सरदार यासर करलाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो साबका उम्मीदवार हैं NA-16 असम्बली के और एबटाबाद से इलेक्शन भी लड़ा उन्होंने। उसके अलावा ह्यूमन राइट्स के जो कमेटी है उसके चेयरमैन भी हैं खैबर पख्तूनख्वा से, और उसके अलावा करलाल के हवाले से एक इनकी तंजीम है उसके चेयरमैन भी हैं। उसके अलावा इनकी शख्सियात पे गुफ्तगू करेंगे, इनसे पूछेंगे और इनकी जो साबका ज़िंदगी, मौजूदा ज़िंदगी और मुस्तकबिल में क्या प्लानिंग है उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। सुनाए तबीयत कैसी है? सफ़र में कोई मुश्किलात तो नहीं हुई यहाँ तक आने में?
सर बहुत सारी खिदमात हैं आपकी इलाके में, और हम जब एबटाबाद गए थे आपसे मुलाकात की, वहाँ के लोगों ने आपके बारे में बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, बड़ी अच्छी राय कायम की। तो पहले मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप बैकग्राउंड बताएं अपने हवाले से कि बेसिकली आपका तल्लुक़ कहाँ से है और तालीम का सिलसिला कहाँ से जारी हुआ। जी, मेरा बेसिकली जो गांव है वो सजीकोट के साथ तहसील हवेलियां में ऊना बेड़ी है, और यूसी नाड़ा सतोड़ा डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद से मेरा तल्लुक़ है। और मैट्रिक मैंने की थी मोरी बेडबैन, हमारा एक स्कूल है बड़ा मशहूर, वहाँ से। फिर एफएससी मैंने नौशहरा कंडर कॉलेज वहाँ से की थी। फिर मैंने बीए अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से किया जी, वहाँ से बस शुरू किया। उसके बाद फिर मैं वारद में एज इंजीनियर चला गया, तो 3 साल काम किया। फिर उसके बाद एक मुशर्रफ साहब के सेक्रेटरी होते थे तारक अजीज साहब, उनके साथ मैंने 2-3 साल गुजारे हैं, टाइम पीरियड था। तो उसके बाद फिर मैं कोई इन्वेस्टमेंट के चक्कर में बिजनेस की तरफ आ गया, कारोबार की तरफ आ गया। तो आजकल बस इसी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, कंसल्टेंट और डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। अच्छा, आपने सियासत में भी जो है जोर आजमाई की। सियासत में मैंने जो आपके बारे में सर्च किया है, पढ़ा है, आपने मतलब है कि अचानक से ऐलान किया और इलेक्शन में आ गए, और बहुत कम आपको टाइम मिला कैंपेन चलाने का। तकरीबन मेरे हमें 1 महीना या 40 दिन तक आपने कैंपेन चलाई थी। जब आप सियासत में है तो आपके मर्द मुकाबिल जो है बड़ी बड़ी शख्सियात भी थी, और उसके अलावा पीटीआई का टिकट होल्डर भी मौजूद था। तो आपको क्या सूझी उस वक्त जंप लगाने की? कोई बेहतरीन मौका भी ढूंढ के जंप लगाए जा सकते थे। असल में बेसिकली काफी लोग हैं जिनमें टैलेंट है, वो आगे नहीं आ रहे। मौजूदा निज़ाम जो चल रहा है हमारे पाकिस्तान का, ये इससे बड़े खाइफ हैं लोग। तो उसी सिलसिले की कड़ी से मैंने सोचा कि अगर पाकिस्तान के लिए काम किया जाए, अगर अपनी आवाम के लिए, उसमें बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप सियासत में आए। मतलब सियासत में लड़ के अगर आपको कोई सीट मिलती है तो उसमें आप कानून साजी का हिस्सा बन सकते। अच्छा, इससे पहले आप वेलफेयर के भी बहुत सारे काम कर रहे हैं आप। जी, तो खिदमत तो वैसे भी हो रही थी। हाँ, वो हो रही थी बिल्कुल। लेकिन जो बेस्ट था कि अगर मेंबर पार्लियामेंट अगर आप बन जाए तो उसमें आप अपनी आवाम की, अपनी ज़मीर की आवाज उठा सकते हैं। ठीक है। उसके लिए फिर अचानक से मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं इधर पीजी में आते हैं, उनसे मशवरा किया। मतलब 24 तारीख को सबमिशन थी डॉक्यूमेंट की, तो 23 को हमने 23 दिसंबर 2023 को। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह फिर डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद कैंपेन शुरू की। फिर 8 फरवरी को इलेक्शन थे, और बड़ी अच्छी कैंपेन की, बड़े अच्छे तरीके से ग्राउंड पे लोगों के साथ एक अच्छा रवैया रख के लोगों को कन्विंस किया। फिर चूंकि टाइम बहुत कम था, टोटल 40-45 दिन मैंने कैंपेन की, बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। हाँ जी, मेरी जो मालूमात है उसके मुताबिक तीसरे नंबर पर आप थे। तकरीबन 17-18 हज़ार आपने वोट लिए थे, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो अगर आप कैंपेन करके इलेक्शन लड़ते तो नतीजा कुछ और बेहतर भी हो सकता था। अगर असल में सब ये कह रहे थे कि इलेक्शन कैंसिल होंगे, अगर इलेक्शन कैंसिल हो गए तो 4 माह मिल जाते, तो उसमें हम बड़ा अच्छा डिलीवर करते। और मेरी जो अपनी यूसी है नाड़ा सतोड़ा, उसमें सजीकोट के मुकाम पे सबसे बड़ा जुस्सा हुआ, जिसको नून लीग ने भी माना कितना बड़ा जुस्सा। पहले हमारे साहब बड़े डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं। फिर जो मध्य मुकाबले एक सरदार महताब साहब थे जो गवर्नर रहे हैं, वो उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि ये बहुत बड़ा जलसा है। फिर हवेलियां के मुकाम में भी नून लीग से बड़ा जलसा था मेरा, क्योंकि एक फर्स्ट स्टेप था, एक तो एक्सपीरियंस नहीं था, और फिर उस तरह का जिस तरह की वोट लिया जाता है, जिस तरह मतलब हमारे। अच्छा, आपने मुझे एक और आपकी बात काट रहा हूँ कि आपने जो वोट लिए वो आजाद उम्मीदवार लिए, आपने किसी पार्टी से नहीं लिए थे। इस तरह हाँ, नून लीग के एमएनए और एमपीए ने मिल के मेरे काफी सारे वोट रिजेक्ट करवाए रातों रात। अच्छा जी, और खबर ये आ रही थी कि ये सरदार यासर करलाल जो है ये 30,000 की मार्जिन से जीतेगा। लेकिन चूंकि इतना फिर महकमे को कैसे डील करना है, ग्राउंड कैसे संभालना है, फिर हमारे पास मेंबरान नहीं थे। मतलब इलेक्शन पूरा जो हमने कंटेस्ट किया वो टोटल 9 बंदे थे मेरे साथ, और 45 दिन के अंदर पूरी टीम आपकी 9 बंदों की थी जी। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हल्के में नहीं, लेकिन कम अज कम 75% जो यूसीज थी उसको क्लियर किया। वहाँ पे लोगों को अपना पैगाम पहुंचाया, सोशल मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, खुद भी हम गए, लोगों को मोटिवेट किया। और बाखुदा अभी भी लोग अफसोस कर रहे हैं कि आपको वोट नहीं दिया, हमें बड़ी शर्मिंदगी है।
फिर मैंने कहा चलो नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट, असल में आपकी कंपेन भी अचानक से हुई ना, इस वजह से भी थोड़ा सा मसला हुआ। तो अभी मुस्तकबिल में भी प्लानिंग है इलेक्शन में लड़ने की? जी बिल्कुल है जी, बिल्कुल। तो किसी जमात के साथ लड़ेंगे या अकेले ही? फिलहाल तो हमारा तरीके सुबह ज़ारा का बड़ा अच्छा खास है। हमारे बानी सरदार अब्दुल साहब, अल्लाह ताला उनको बख्शे, वो बड़ा अच्छा एक काज हमने देखी गए, उस पर हम काम कर रहे हैं। तो तरीके सुबह ज़ारा के नाम पे अगर सीटें मिल जाएं तो हम अपने हज़ारा फैट की आवाम के लिए कुछ कर सकते हैं। तो आपने तहरीके सुबह ज़ारा का जिक्र कर दिया, तो मेरा प्रोग्राम भी था कि मैं इस हवाले से ज़रूर पूछूंगा। ये एक बड़ी अच्छी कैंपेन चली थी, एक ज़मान साहब ने बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म बना दिया था, और एक वक्त ऐसा आया कि ये मतलब है कि कामयाबी के करीब करीब थी, फिर एकदम से नीचे कैसे आ गई, क्या इसकी दास्तान है? असल में जो पाकिस्तान से शुरू दिन से चला आ रहा है ना कि कुछ लोग गद्दारी कर जाते, कुछ लोग गद्दारी न कर दे, जो उसके बाद 2018 में जिन्होंने मुकम्मल तौर पे सीटें ली, इलेक्शन विन किया और पार्टियां ज्वाइन की, उन लोगों ने बदयांती की बाबा जी के साथ, और जो ही टाइम आया तो वो कर्म न रुकोगे। एक्चुअली वो ये चाह रहे थे, बाबा साहब वो ये कह रहे थे कि आप तरीके सुबह ज़ारा के नाम पे पार्टी रजिस्टर्ड न करवाएं। अच्छा, क्योंकि हम अपनी अपनी पार्टी में सियासत चमकाते रहे। बिल्कुल। वो जो काज था उस पर उन्होंने फिर बात नहीं मानी, वो काज को खराब करने के लिए कि हम ऐसी सारी पार्टियों के साथ लगे रहे। तो हर पार्टी अपने मकसद के लिए जो है ना फायदा उठा ले, और जिस मकसद के लिए कर रहे थे उस मकसद से फिर पीछे हट गए थे। वो फिर बेचारे अकेले रहे, लेकिन वो कामयाब ना हो सके। तो हम चाह रहे हैं कि हज़ारा की आवाम जितनी भी अक़वाम है वो हमारे भी काबिल एहतराम है, उन पर प्लेटफॉर्म मिले, और तरीके सुबह ज़ारा को कामयाब होना चाहिए। और सूबा बन जाता है, ज़ारा अगर सूबा बन जाता है मुकम्मल, तो उससे क्या फ़ायदा क्या होगा? इससे जो आवाम है उसको क्या फ़ायदा होगा? देखें, मसला ये है कि मैं ये यहाँ पे कहना पसंद करूँगा कि हम वो बुनियाद हैं, सुबह ज़ारा बैठ के लोग वो बुनियाद हैं कि जिसकी अगर तरीके सुबह ज़ारा कामयाब होती है, सुबह बनता है, तो फिर मुल्क में 12 सुबह बनेंगे। अब देखें, हमारा बलूचिस्तान आधा मुल्क है, बिल्कुल रकबे के लिहाज से आधा मुल्क है, उसके भी 3 सूबे बनने चाहिए। और जितने मुल्क के पार्ट बनेंगे तो तशाली आएगी, अलग से एक यूनिट बनेंगे, आपका चीफ मिनिस्टर होगा, चीफ सेक्रेटरी होगा, आईजी आपका अलग होगा, आपका एक अपना निज़ाम होगा, मुल्क बेहतर होगा, कामयाब होगा, जितने सुतून होंगे कामयाब होगा। तो इसमें मेरे ख्याल में कोई बात नहीं है। अगर सूबे बन जाएं तो अच्छी चीज है, मतलब बहुत बुखारी मिले। अब जैसे कि किसी दफा भी मैंने कहा कि मरी में जब बर्फबारी में कुछ लोग फंसे तो उन्होंने जिला बना दिया डिस्ट्रिक्ट, या पर इंतजामिया अलग कर लें, बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। वहाँ पे डीपीओ साहब बैठते हैं, डीसी साहब बैठते हैं, तो निज़ाम चला रहे हैं। अगर सूबा बन जाए तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बेहतर है। अगर ज़्यादा सूबे बनते हैं तो उसमें देखें फिर हर सूबे का वज़ीर आला भी अलग होगा, फिर हर चीज़ें अलग होंगी, वजारतें भी और बनेंगी, लोग और आएंगे, तो इससे लगता नहीं कि मुल्क पे बर्डन आएगा, ज़्यादा अखराजात बढ़ेंगे? नहीं, अखराजात क्या बढ़ेंगे? देखिए, हमारा जो ज़ारा बेल्ट है उसका 5 खरब सालाना फंड रेवेन्यू जनरेट होता है, जो KPK को तकसीम होता है सारे। अब आप दुनिया की मिसाल देखें कि हमारे पिंडी, रावलपिंडी जितने मुल्क हैं, बिल्कुल ऐसे ही। आप साइप्रस को देख लें, वहां पे लोग जाते हैं, विजिट पर जाते हैं, उन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है। फिर काफी रूस से अलग रियासतें चल रही हैं, क्योंकि अगर हम यूनाइटेड अरब अमारात को ही देखें तो वो इस्लामाबाद जितने तो रियासतें हैं, 7 रियासतें जो हैं, वो मिसाल आप इम्प्लीमेंट करें पाकिस्तान के, वो कहाँ है, हम कहाँ हैं, तो पार्ट बनेंगे तो खुद मुख्तारी होगी, आप अच्छे तरीके से, पाकिस्तान मजबूत होगा इससे। तो इलेक्शन की हम बात कर रहे थे कि अगर इलेक्शन होते हैं तो आप किसी पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे, या फिर जो आपकी तंजीम ज़ारा की तंजीम है उसको रजिस्टर हो चुकी है वो कि नहीं हुई अभी? हाँ, वो तो 10 साल से रजिस्टर्ड है, उस बेस पे फिर इलेक्शन लड़े जा सकते हैं। नहीं, वो तो असल में जो हमारी करलाल यूथ वेलफेयर सोसाइटी है उसका मैं सरपरस्त आला हूँ, वो तो सिर्फ एक मैसेज है कि हम एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। अदरवाइज हम सब जितनी भी हमारी ज़ारे की कौम है, हमारे लिए कब्रिस्तान, हम सब भाई हैं। तो और भी काफ़ी फैमिली है, मैं सबको दावत दूंगा कि सब इकट्ठे हों। जब हम इकट्ठे होंगे तो फिर एक नई एक चेंज आएगी, एक नया एक मनसूबा हम लेके आएंगे। अब
नून लीग है, पीटीआई है, दोनों की आप हालात देख सकते हैं। पीपल्स पार्टी को देखें आप, मौलाना खजरमा साहब जेयू है उनको देख लें। हम ये चाह रहे हैं कि एक नई, अगर मिसाल के तौर पे एक मेंबर आता है, एक तरीके के नाम पे बंदे आते हैं, तो वो महमूद गजनवी, वो जिनके नाम पे हमने मिज़ाइल बनाया, मोहम्मद बिन कासम, वो कौन लोग थे? बिल्कुल, वो भी तो एक फर्द ही थे ना। बिल्कुल ऐसे ही है। वो हमारा काज है, सबसे पहले हम मुसलमान हैं, इस्लामिक, उसके बाद पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए अगर हम अक़वाम को इकट्ठा करके सीट निकाल दें, तहरीक सुबह ज़ारा के नाम पे सीट निकाल लें, फिर एक नया चेंज लेके आए, लोगों को मुतारफ करवाएं, ये पार्टियां सारी मेरे ख्याल में नाकाम हो चुकी हैं पाकिस्तान को खुशी दे सकती। अगर आप सुबह ज़ारा के नाम पे सीट निकाल लेते हैं तो फिर सुबह ज़ारा बनने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। वो तो ज़ाहिर एक ईंट तो चलो बंदा अपने दूसरी पार्टियों को भी मोटिवेट करता है। फिर जिस तरह बाबा जी ने सीट उनके पास नहीं थी, वो सिर्फ तरीके सुबह ज़ारा के बानी थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक प्रेशर डेवलप किया जिसकी बुनियाद पे कमर ज़मान कायरा साहब उस वक्त बाबा जी के पास गए कि हम पीढ़ी बेल्ट को भी और मरी को आपके साथ हुला के तरीकों को कामयाब बनाते हैं, वो सॉरी सुबह बना के देते हैं। उसमें फिर मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि कुछ लोग गद्दार थे जो बिक चुके थे, जिनकी वजह से ये कंपनी पास नहीं आ सका। अच्छा, बात चली आप कि जो करलाल वेलफेयर सोसाइटी है उसके हवाले से भी, तो आपने अपने नाम के साथ भी जो है ना लिखवाया है सरदार यासर करलाल, तो इसकी क्या वजह है या इसके पीछे क्या दास्तान है? उसकी वजह सिंपल इज दैट ये है कि हमारे एक डिस्ट्रिक्ट मनसेरा में जो हमारे एमएलए सरदार यूसुफ साहब है, वो भी अपने नाम के साथ सरदार लिखवाते हैं, और हम अब्बाद वाले भी सरदार लिखवाते हैं। वो चूंकि करलाल नहीं, हम करलाल हैं। सही है। इस वजह से ये सिर्फ फर्क रखा है कि मतलब सरदार वो भी सरदार वो भी नाम अच्छे लोग हैं, हम भी सरदार हैं। तो वो काफी लोग क्वेश्चन करते हैं जी आप वो सरदार यूसुफ साहब के रिश्तेदार हैं। सही है, ठीक है, जुबान वाले हैं, मतलब अब लाल सिर्फ कुछ चाहिए। सही, बस अपने एक पहचान को मजबूत बनाने के लिए आपने ये किया। माजी का कुछ तज़किरा करते हैं, माजी से सीखा आपने कोई माजी का एक ऐसा वाकया जिससे आप समझते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था? माजी में तो काफी ऐसे वाकयात गुजरे हैं जिसका अफसोस भी हुआ है, लेकिन चूंकि लाइज जिंदगी के साथ साथ सारे सिस्टम चलते रहते हैं, तो काफी बड़े लॉस भी हुए हैं और फायदे भी हुए हैं। और कुछ ऐसा हुआ कि एक बंदे के साथ मैंने इन्वेस्टमेंट की, उस पर ट्रस्ट किया, बड़ा अच्छे लेवल का बंदा था। वो काफी दोस्तों ने मुझे मना किया कि आप इनके साथ इन्वेस्टमेंट ना करें, लेकिन मैंने अल्लाह तवक्कल करके की, वहां पे मेरी बहुत बड़ी रकम को तो सोचता हूँ नहीं होना चाहिए था। मतलब इस वाकये से दो सबक मिल गए हैं कि दोस्तों की बात भी मान लेनी चाहिए, मशवरा दोस्तों का मान लेना चाहिए। चलिए, ये तो है। अच्छा, आपका जो बिजनेस है वो एक मतलब कि प्रॉपर्टी डीलिंग के हवाले से आप काम भी कर रहे हैं, इसके अलावा वेलफेयर का काम भी आप कर रहे हैं। तो जो वेलफेयर का काम है वो सिर्फ जो आपका एरिया है उस तक महदूद है या आप इसको फैला के सूबे तक या पाकिस्तान तक फैलाना चाहते हैं? फिलहाल तो पठवार डिवीजन मतलब पिंडी इस्लामाबाद के अंदर पहले मैं करता था, फिर इलेक्शन के बाद मैंने अपने हल्के में थोड़ी सी उसमें खूबियत दी, अल्हम्दुलिल्लाह काफी लोगों के काम किए, और ज़कात भी इस दफा जो मेरी बनती थी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने हल्के में दी। तो और भी जितने भी इलेक्शन में लोगों के साथ मैंने जो वादे किए थे, पूरे किसी या रोड पानी का इशू, तो वो सारे मैंने मुकम्मल कर दिए, सिवाय एक काम रहता है, तो वो मैं कर रहा हूँ। तो खिदमत क्या, अगर दिल से सोच के अगर बंदा करे, खिदमत करना चाहे, तो उसका अल्लाह ताला अजर देता है, दुनिया में भी आखिरत में भी। अगर जहन में ये हो कि मैंने खिदमत करके लोगों को मोटिवेट करके इलेक्शन जीतना है, वोट लेनी है, जहन में ये हो तो असल में वो कामयाबी नहीं होती, नाकामी होती है, वो बंदा एक्सपोज हो जाता। ये तो इलेक्शन लड़ने से पहले की भी आपकी जो ज़िंदगी है वो भी सामने है, और उसके बाद अभी की ज़िंदगी भी आपके सामने, क्योंकि जो लोग जीत गए हैं वो तो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन आप फिर भी नज़र आ रहे हैं। तो अपने इलाके में अगर आप इलेक्शन जीतते हैं तो क्या ऐसी तब्दीली लाना पसंद करेंगे जिससे आप समझते हैं कि जिसकी ज़रूरत है?
देखिए हमारे जो खास कर हमारा स्पेशली जो हल्का NSOL है, वहाँ पे सबसे बड़ा जो इशू है वो तालीम का इशू है और सेहत का बहुत बड़ा मसला है। हॉस्पिटल नहीं, हमारी माएँ बहनें बड़ी दूर से तकरीब काट के अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो अवेली आ जाती हैं, जिसके लिए 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। और मैं अपनी यूसी की बात करूँगा, वहाँ पे हॉस्पिटल ही और भी काफ़ी ऐसे एरियाज हैं। मैं पिछले दिनों बिरोड गया, सर्कल बिरोड, अब्बासिया, बुकोट, वहाँ पे रोडों की बड़ी बुरी हालत है, स्कूलों की बहुत बुरी हालत है। हॉस्पिटल अगर है पहले तो है ही नहीं, अगर है तो वहाँ पे वो डॉक्टर वगैरह नहीं है। सबसे पहले तो मैं इंशाल्लाह तालीम और सेहत पे फोकस करूँगा, उसके बाद इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने कामयाबी की तो रोड्स के हवाले से भी काम करूँगा। फिर हमारे इलाका चूँकि बहुत खूबसूरत है, गलियात बुरा ही खूबसूरत, बिल्कुल कोई ग्राउंड नहीं है बच्चों के खेलने के लिए, कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से ग्राउंड नहीं है या जगह है लेकिन ग्राउंड नहीं बनाया? ग्राउंड नहीं है, किसी ने बनाया ही नहीं, तो जगह पड़ी हुई है ग्राउंड। अच्छा, ज्यादा उस जो हल्का है ज्यादा किसकी हुकूमत रही है, नून लीग की रही है या PTI की रही है? देखिए सूबे में तो पिछले 15 साल से PTI की है, लेकिन जो हल्के की बात, नून लीग की हुकूमत रही है। नून लीग के जो है वो जीतते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वहाँ काम नहीं हुआ। तो ये कितने अरसे से मतलब है कि क्योंकि एबटाबाद की कुछ ये जो हल्के हैं उस पे नून लीग की हुकूमत रही है, लेकिन यहाँ अगर हम पिंडी इस्लामाबाद की बात करते हैं तो यहाँ शेख साहब जब जीते हैं तो वो नून लीग की टिकट से ही जीते थे, तो उन्होंने वहाँ एजुकेशन पे बहुत काम किया है। तो नून लीग के बारे में तो ये भी मशहूर है जी, ये कम से कम रोड बनाने के तो माहिर हैं, तो वहाँ रोड गलियां शलियां भी नहीं बनी आपके बकौल? देखें अगर कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च करती है या जिस तरह आर्मी है, NLC होगी, इंजीनियर को रोड बना दे, उन्होंने प्लान कर दिया कि ये रोड बनाना है गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट या सूबाई, तो वो मेरे ख्याल में किसी नून या PTI के खाते नहीं है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। जो MPA या MNA जो फंड लेके जाते हैं रोड बने, वो कोई ऐसा मुझे प्रोजेक्ट नजर नहीं आ रहा। हमारे सरदार यकूब साहब होते थे, अल्लाह ताला उनको बख्शे, उन्होंने एक 53 किलोमीटर का रोड किया था। वो हमने को वाली साइड से जाए, जबरी से लेके कलाबाग तक रोड है। अगर आज भी इस रोड पे जाए ना तो वो रोड इतना पुख्ता बना हुआ, उसमें कोई एक गड़ा भी आपको नजर नहीं आई। वो दिल से काम हुआ और कोई ऐसा प्रोजेक्ट ना नून लीग ने लॉन्च किया है। अच्छा, दूसरी बात मैं बताऊं कि हवेलियां में काफी अरसे से शायद आपने भी सुना हो कि ड्राई पोर्ट आ रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल सुना है। अच्छा, ड्राई पोर्ट अगर वहां पे बन जाता तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो नौकरियों का, नौजवानों का मसला तो वाला काफी हद तक हल हो जाता। और पिछले पैरालाल हुकूमत PTI की चुकी आ रही है और वो 15 साल से नून की चली आ रही है, वो ड्राई पोर्ट नहीं बन। वो ड्राई पोर्ट बन जाता है तो हमारा एबटाबाद और हवेलियां को बड़ी एक जबरदस्त एक अचीवमेंट थी, नौजवानों को नौकरी मिलती है। बनने की वजह क्या है? मैं समझता हूँ कि हुक्मरानों की नाइली, जो हमारे हल्के के स्पेशली हुक्मरान है, उनकी नाइली है, उनको तवज्जो ही नहीं है, मेरे ख्याल में इस काबिल ही नहीं। अगर वो ड्राई पोर्ट का प्रोजेक्ट खत्म हो गया या कहीं और शिफ्ट हो गया तो नाइली बिल्कुल ना वहां पूछ सकती है, ना वहां पर हर पूछ नहीं सकती। वहां से मतलब है कि मुंतकिल हो गया, खत्म हो गया, अब नहीं बनेगा, खत्म। ये तो बहुत बड़ा लॉस हो गया फिर इसका मतलब। आप प्रोजेक्ट की बात करें, देखिए कोई ऐसी चीज नहीं है हमारा हल्का। अभी तो खैर वहां पे अब शारें वगैरह भी आई हैं, काफी लोग जाते हैं, वहां पे कोई ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई मेगा प्रोजेक्ट तो है ही नहीं है। कोई हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे इमरजेंसी आप मरीजों को खड़े को फास्ट एड दे सके। चाहिए तो जो वहाँ हुकूमत रही है आपके हल्के में जो रही है वो नून लीग की रही है, लेकिन KPK में हुकूमत जो ना PTI की है। अच्छा, ये भी वजह हो सकती है कि जो सूबे का फंड होता है, KPK के जो हुक्मरान है या वज़ीर आला वगैरह है, वहाँ फंड पहुँचाते ना हो या देते ना हो हल्के का जो है, इस वजह से भी हो सकता है। जैसे देखें ना, कुछ हमारे इधर पिंडी में TB हॉस्पिटल जो है ये बनना था PTI के दौर में, जब PTI की हुकूमत थी। तो जैसे ही हुकूमत ख़त्म हुई, शेख साहब हार गए और उसके बाद नून लीग के दौर में वो नहीं बना।
तो क्या ऐसा भी है कि वो फंड इसलिए रोके गए हैं कि अगर ये बना लेंगे तो इनकी पोजीशन अच्छी बन जाएगी? लेकिन वही बात है कि फिर वो वोटों के लिए ही सारा कुछ हो रहा है, आवाम के लिए तो कुछ नहीं हो रहा। ये तो उन्हें समझो सियासत को मुनाफकत में कन्वर्ट कर दिया है इन्होंने। और अगर KPK हुकूमत फंड खत्म करती है या वफाक खत्म करती है तो बात वही आती है कि हुक्मरान नायल थे, अगर उनमें अहलियत होती तो ऐसा ना होता। ये जो दूसरे ममालिक है ना, जैसे अमेरिका है, अभी इलेक्शन हुए हैं वहाँ तो सदर तब्दील हो गया है, लेकिन वहाँ जो प्रोजेक्ट लगे हुए होते हैं या जो उनकी पॉलिसीज होती हैं उसकी तब्दीली नहीं होती, उसको चेंज नहीं किया जाता, वो उसी तरीके से चलता रहता है चाहे किसी भी पार्टी का सदर आ जाए। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, इसकी क्या वजह आप कह सकते हैं? नहीं, ये असल में ये बात भी नहीं है। अब जी इस्लामाबाद में अगर जाएं आप, ये चकशजाद रोड के साथ एक रावल राउंड रोड जो बना है, इमरान खान ने शुरू किया था, जी जी। उसको कंप्लीट कौन लीग ने किया। अच्छा, ये जो बात आपने की, मैं सॉरी कता कलामी के मादा चाहता हूँ कि कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं ना जो ठेके पे दे दिए जाते हैं। जैसे सेहत कार्ड है, ये इंश्योरेंस कंपनी के पास है, अगर नून लीग की हुकूमत हो तो तब भी वो चलेगा, PTI की हुकूमत होगी तो तब भी वो चलेगा, वो रोक नहीं सकते क्योंकि उनके साथ एग्रीमेंट हो चुका होता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि प्रोजेक्ट चल रहा हो, फिर उसमें जो फंड है ना उसको रोक लिया जाता है। असल में जब भी कोई नई हुकूमत आती है, थाने का SHO जब आता है जी जी, तो वो 90 दिन की पॉलिसी बनाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर वो डायरी ले आता है, बंदों को बताता है जी इधर इस इलाके में कौन कौन बड़े खान है और डकैत कौन है, वो सारी का उसकी पॉलिसी होती है। इसी तरीके से जब शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला बने तो उन्होंने पॉलिसी बनाई, उन्होंने सबसे पहले नाके खत्म किए, फिर उन्होंने फोर्स एक इस्लामाबाद के अंदर लॉन्च की। ये पॉलिसीज होती है। अब पिछले प्रोजेक्ट को खत्म करना ना समझो ये बहुत बड़ी ज्यादती होती है मुल्क के साथ। बिल्कुल ऐसे ही। पॉलिसी आप बनाएं, लेकिन अगर पिछला प्रोजेक्ट आवाम के लिए मुल्क के लिए अच्छा है तो उसको कंटिन्यू रखें, उसको कंप्लीट करें। ये तो अपने अपने जहन की बात है। अब मैं एक मिसाल दूंगा राजा परवेज अशरफ साहब कि इस खिता पठवार में पीपल्स पार्टी का कोई नाम नहीं, कोई जीत नहीं सकता, लेकिन वो बंदा नहीं आ सकता। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उसने अपने हल्के के अवाम को बड़ा खुशहाल रखा हुआ। जी बिल्कुल। दी, लोगों को नौकरियां दी, वो मतलब लोगों के दिलों पे राज करने लगे। अगर परवेज अशरफ बन जाए सारे, हाँ, कम से कम अपने हल्के के लिए तो काम करें ना, काम करें, अवाम के लिए काम करें। ये ड्रामेबाजी इलेक्शन के जब टाइम आता है, दिन आते हैं, जैसे जुलूसों में बातें और करना, इलेक्शन जीतने के बाद और करना, हारने के बाद और करना, जी और तो आपने कौन सा मुझे वोट दिया। मसला ये है कि सबको चांस मिल चुके हैं, मसला ये है कि किसी ने डिलीवर नहीं किया। अब देखें, प्रॉब्लम ये भी नहीं है, मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट में एक रुकनीत हासिल करना बहुत बड़ा एजाज होता है। बिल्कुल। उसमें फिर ये देखना कि मैं हल्के में गलियां बनाऊंगा, नलके बनाऊंगा, लोगों को खुश करके फिर इलेक्शन जीतूंगा, ये गलत है। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन पार्लियामेंट की रुकनीत मिलने के बाद सबसे पहले सोचना चाहिए कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा, पाकिस्तान के लिए कौन सी पॉलिसी है जो पाकिस्तान कामयाब हो। दुनिया किधर जा रही है, हम किधर जा रहे हैं। पाकिस्तान के लिए कोई भी मिनिस्टर, कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर नहीं सोचता। क्या मेरे ख्याल में उनको कोई ऐसी तालीम दी जाती है, कोई पार्लियामेंट में कोई ऐसा सिस्टम है, उनकी क्लासें दी जाती है कि पाकिस्तान के लिए नहीं सोचना। आपने यही सोचना है 5 साल के अंदर कि लोगों को बेवकूफ कैसे बनाना है, लोगों की वोट कैसे चुराना है, इंतजामिया को कैसे ब्लैकमेल करना है, इंतजामिया को कैसे खरीदना है और भी कहते करने हैं, उसमें कमीशन लेके उसको दूसरी जगह शिफ्ट कैसे करना है। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट की रुकनीत के लिए एक बहुत बड़ा लम्हे फिक्री है और ऐसे बंदे को पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बनना चाहिए। सबसे पहले उसको अवाम की और पाकिस्तान के लिए पॉलिसी बनानी चाहिए जो आज से 30 साल तक या 50 साल तक सोच होनी चाहिए कि 50 साल के बाद, अगर रावलपिंडी की मिसाल दें कि 50 साल के बाद रावलपिंडी का क्या हाल होगा, तो वो सोच लेके जानी चाहिए पार्लियामेंट में। बेहतरी के लिए सोचना चाहिए। अब बात अभी चल रही थी हमारी पाकिस्तान की सियासत की, हुक्मरानों की बात भी है और इस पे अवाम का भी कुछ कसूर है, मैं समझता हूँ।
अब अगर हम अब से 10-15 साल पीछे की बात करें तो इलेक्शन भी होते रहे हैं, लेकिन कभी इतना मतलब कि जज्बाती कारकुन नहीं देखा गया जितना जज्बाती कारकुन इस दौर में नजर आ रहा है। तो क्या आप समझते हैं कि सियासत में ये जो जज्बातीपन है ये नुकसानदेह है और इसी चीज का ये फायदा उठाते हैं? असल में आवाम क्या करे, आवाम 5 साल का इंतजार करने के बाद इलेक्शन आते हैं तो फिर 5 साल नए इंतजार करने पड़ते हैं। नौजवान देख देख के थक चुके हैं कि हम रोजगार कहाँ से हमें मिलेगा, कारोबार कैसे करेंगे, नौकरियां किधर हैं, नौकरियां में कौन देगा। अच्छा, यहाँ से अगर बाहर जाते हैं तो बाहर जाके दोबारा डिपोर्ट हो जाते हैं, वहां पे बड़े मसाइल हैं। अब यहाँ से आप अंदाजा लगाएं कि अरब कंट्री के कुछ कंट्री ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को वीजा देने के लिए उन्होंने मदद कर लिया, पाबंदी लगाते हैं। अब ये जो पीटीआई वाली सियासत है, जिस तरह आपने कहा जज्बात की, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अब तंग आ चुके, वो खुदकुशियां कर रहे। अगर ये मौजूदा हुकूमत टैक्सेस खत्म करे, अपनी इजाशियां खत्म करे, बिजली के बिल खत्म करे, इस आवाम को रिलीफ दे, नौकरियां दे, प्रोजेक्ट लॉन्च करे, आवाम पे शाल हो, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ साल के बाद सारे नौकरी मिले। हाँ, सारे के जो फायदेमंद बात होगी, जो अच्छा काम करेगा उसके तरफ हो जाएंगे सारे। ये मुल्क के लोग दुश्मन नहीं है, इसी मुल्क में उन्होंने रहना है। ये बोग्स में सारा कुछ कर रहे हैं। लोगों अब इधर जाए, अब लोग क्या करें मुझे बताएं। जब उन्होंने वैसे गाड़ी खुदकशी करके मरना है, डूब के मरना है, तो लीच होगा आके मरे। ये सारे तो पीटीआई वाले लोग नहीं है। लोग तंग आके परेशान हो के जज्बाती होते हैं, जज्बात का ये नतीजा होता है। हालांकि ये गलत है, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि रियासत के खिलाफ निकलना नहीं चाहिए। एहतजाज आप रिकॉर्ड का वो देखें, एक वो न्यूजीलैंड की एक जो लड़ी, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उस एहतजाज को पूरी दुनिया में मशहूर भी हो, उस एहतजाज पे फिर काम भी हो, सुना गया। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि इसका एहतजाज होना चाहिए, ना कि किसी का अलाकार बन के रियासत के खिलाफ आप भड़कावा दें, आग लगाएं और इनकलाब की बातें करें। ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम ये कहें कि अवाम का कसूर है और हुक्मरानों का कसूर नहीं है, तो ये भी गलत है। हुक्मरान देखा मीडिया पे आ रहा है जी, MNAs MPs के लिए नई गाड़ियां, मैरिज के लिए नई गाड़ियां, अवाम के लिए हेल्प लेके आ रहे हैं। बिजली के बिल महंगे, पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, डीजल महंगा, उसके बाद हर जितनी भी मर्दों नशिया की चीजें और डे बाई डे महंगी हो रही हैं। तो अवाम को भी हक है, ये अवाम का मुल्क है। ये अवाम कहाँ पे जाए, या तो फिर इनको किसी और मुल्क में आप शिफ्ट कर दें, या पे याशी करें, ना कोई एहतजाज हो ना कुछ हो। एक तो मसला मुझे ये नज़र आ रहा है, इस पे आप ज़रूर रहनुमाई कीजिएगा कि अवाम जो है वो हर उस बंदे की पीछे चलती है जो बंदा कहता है कि मैं पाकिस्तान को ठीक कर लूँगा, मैं पाकिस्तान के लिए ये चीज़ें बेहतर कर लूँगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ मौजूदा दौर में कोई भी ऐसी पार्टी ऐसी नहीं है जो 2/3 अक्सरियत के साथ आए और अपनी मर्जी के फैसले करे। सारी हुकूमतें कठपुतली नजर आ रही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इसको कैसे तब्दील किया जा सकता है? क्योंकि ये अगर एक पार्टी के पास इतनी ज्यादा ताकत होगी तो तब भी वो कोई फैसले कर सकेगी। हम इस चीज को देख के बैठे रहेंगे कि एक पार्टी आएगी जो पूरे मुल्क पे सीटें लेगी और फैसला करेगी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये अब देखें, इमरान खान की पीटीआई की जो जमात है बहुत बड़ी जमात है। चलो इनको KPK में हुकूमत मिली हुई है, इनका चीफ मिनिस्टर अपना है, लेकिन अवाम तो पूरे मुल्क ही इनके साथ ऐसे ही है। मेरी जो लेकिन वो डिलीवर नहीं कर रहे ना। मेरी अपनी जो ज़ाती राय है कि इनको सियासत के मैदान पे आके इनके अपने जो मिनिस्टर MNA इनमें अच्छे इनको चूज करके ये नूटी के साथ बैठे, एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठ के एक अच्छा रास्ता निकालें जिससे मुल्क को भी फायदा हो, इनके अपने मामलात भी हल हो, गिव एंड टेक करे। सरदारती निज़ाम की तरफ आप इशारा कर रहे हैं? नहीं, मेरा ये मकसद है कि ये देखें, ये हुकूमत के साथ बैठे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठ के अगर इनका ये एजेंडा है कि इमरान खान बाहर आए तो वो मुज़ाकरात के साथ आ सकता है, कुछ लोगों के साथ आ सकते हैं। अब ये कहें नहीं जी हमने खून खराबा करके ही लाना है, इनकलाब लाना है, हमने टी चौक बैठना है, वो करें तो वो तो फिर पाकिस्तान को भी नुकसान है,
पीटीआई को भी नुकसान हुआ है, अभी तो बहुत बड़ा नुकसान, अभी तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। नुकसान मजीद भी करेंगे, अपना भी नुकसान करेंगे, मुल्क का भी नुकसान करेंगे। तो इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद, KPK की हुकूमत होने के बावजूद, ये अगर इमरान खान को सियासत के जरिए, मुज़ाकरात के जरिए नहीं ला सकते तो मैं समझता हूँ इनकी बेवकूफ़ी है। फिर उसके बाद ये सारी पार्टियां बैठ के अपने जाती होते हैं इख्तलाफात वो सारे ख़त्म करके मुल्क के लिए अगर ये सिर्फ 5 साल काम करें तो ये पाकिस्तान बहुत तरक्की कर सकता है और कामयाब हो सकता है। लेकिन इनको इस सारी चैनल पे, सारे टेबल पे कौन लाए, कौन लेके आए? असल में एक मसला ये भी है कि हर बंदा ये समझता है कि अगर नून लीग के दौर में ये सारे काम अच्छे हो गए तो नून लीग का फायदा हो जाएगा, तो इस वजह से वो मुल्क का कोई नहीं सोचता, अपनी पार्टी का ही सोचता है हर बंदा। वो जिस आपने पहले बात की है कि अगर पिछली पार्टी के काम कंप्लीट हुए, बिल्कुल उधर वो बिल्कुल फिर उससे ऐसे फायदा होगा। अभी ठीक है, अगर जो मौजूदा कोई भी गवर्नमेंट हो वो आती है, वो काम करती है, तो अगर कामयाब हो जाती है, लोगों को रोजगार देती है, चीजें सस्ती हो जाती हैं, तो फिर दूसरी पार्टी का हमारी जगह नहीं। ये बिल्कुल आपकी बात सही है। इस पे मैं समझता हूँ कि इस पे भी एस्टेब्लिशमेंट को सोचना चाहिए। अगर ये वारियां ही देते रहेंगे, अपने मजे लेते रहेंगे सारे, तो कल एक मैदान लगना है जिसमें बहुत बड़ा मैदान होगा, इनके करेबान होगा, जिसमें कोई सिफारिश नहीं होगी, कोई सिफारिश नहीं होगी, तो वो जरूर होगा। वो बड़ा करीब है, दूर नहीं है, मतलब जिसमें उसका तो शुरू हो जाएगा। अभी बात का रुख हमारा थोड़ा सा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ आ गया है। आपको भी नज़र आ रहा है कि ये सब एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, मुझे भी नज़र आ रहा है, बाकी लोगों को भी नज़र आ रहा है। जब ये नज़र आ रहा है तो नया बंदा जब आएगा तो वो तो फिर इसका हिस्सा ही बनेगा, वो तो अपना कोई काम नहीं निकलवा सकेगा। तो इसमें जहां तक एस्टेब्लिशमेंट की बात है, अब एक निज़ाम है, एक सिस्टम है। एस्टेब्लिशमेंट एक चीज है ना, अगर उसको भी डिट्रैक किया जाए तो फिर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी खतीज है। अब इराक की मिसाल दे दे, अफगानिस्तान की मिसाल दे दें, फिलिस्तीन को मौजूदा आप मिसाल ले दें। अगर एक चीज मजबूत खड़ी है तो मैं समझता हूँ कि वो 70% ठीक है, 30% गलत हो सकती है। हमें तो मुल्क भी चाहिए ना। अगर हमारी बाहर की जितनी भी ताकतें हैं इस वक्त, बड़े बड़े एजेंसियां हैं जो बैठी हुई हैं, NGOs उन्होंने बिठाई हुई काम कर रही हैं, वो तो चाह रहे हैं किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को लड़ाया जाए, यहाँ पे खाना जंगी हो, पाकिस्तान का वजूद ही खत्म हो, एटम खत्म हो, तो उसको किसी चीज से तो बचाया हुआ है। तो इसका मतलब ये भी है कि आप ये भी कह रहे हैं कि माशाल्लाह की जो सिचुएशन है वो ज्यादा अच्छी है। नहीं, माशाल्लाह, देखिए माशाल्लाह तो नहीं लगा हुआ, हुकूमत काम कर रही है, हमारा वज़ीर-ए-आज़म है, सदर है, माशाल्लाह तो हमने देखे हैं, मुशर्रफ साहब का तो हमने देखा है, ज़िया साहब का हमने सुना था, ठीक है। अब माशाल्लाह की अच्छा, एक मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा सा, मुझे बस बता दें कि एस्टेब्लिशमेंट होती क्या है, एस्टेब्लिशमेंट किसको कहते हैं? एस्टेब्लिशमेंट ये देखे ना, इसको हमने भी नहीं देखा। अगर आपने इतने कहा तो हमने भी नहीं देखा। कुछ ऐसी ताकतें हैं जो खालिस मुल्क के लिए काम करती हैं और उन्होंने नजर रखी हुई है कि बॉर्डर्स हमारे कहाँ जा रहे हैं, बॉर्डर से कौन इंटर हो रहा है, कौन जा रहा है, मुल्क के अंदर कौन है, इस्लामाबाद के अंदर कौन है, लाहौर के अंदर कौन बैठा हुआ है। हम अभी तक उस तरह के फ्री नहीं है जैसा और मुल्क है। अगर जरा सी भी कोई बेवकूफ़ी होती है तो ये ऐसी चिंगारी लगेगी हमारे मुल्क को खा जाए। तो ऐसे लोग बैठे हुए हैं इस मुल्क को देख रहे हैं और उसमें कुछ गलत भी हो सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि काफ़ी बेहतर है, जिसकी वजह से वो मुल्क का हमारा ढांचा चल रहा है। मतलब जो हमारी सियासी सूरत हाल है जो बिगड़ी हुई है, वो आप समझ जाए कि वो बेहतरी की तरफ जा रही है। जी, अच्छा, ये जो सियासी सूरत हाल चल रही है, ये जितने भी जब से ही चल रही है, यहाँ पे मैं एक और बात आपसे कहना जरूरी समझूंगा कि 1947 के बाद जब हम हिंदुस्तान से अलग हुए और हिंदुस्तान को बना बनाया सब कुछ मिला है, हमें सब कुछ बनाना पड़ा। फिर हमारा मुल्क बना ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे। तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह जो है ये बड़ा कुपार को चुपता है, बिल्कुल। उससे लेके अब तक साजिशें हो रही है मुल्क के खिलाफ कि किसी न किसी तरीके से मुल्क को मजीद तोड़ा जाए। पहले बंगाल हमारा चला गया, बिल्कुल, उसके बाद इसका कुछ ना कुछ तो हमारी अंदर की सूरत हाल भी तो है कि जैसे मीर जाफर मीर सादक निकल आते हैं बीच में, तो वो तो देखें ना, उस पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते।
अगर एक घर में आप रहते हैं, आपके 2 बच्चे हैं, एक बच्चे के मतलब एक पीटीआई का एक नून लीग है, तो आप क्या उनको घर के से निकाल देंगे नहीं। वो सबको साथ चलाना पड़ता है। तो पाकिस्तान एक ऐसा खिता है, ऐसा मुल्क है जिससे बड़ी दुनिया को तकलीफ है, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम एटम की ताकत बने हुए हैं, और जो ला इलाहा इल्लल्लाह का जो एक नारा है, इसमें बड़ी ताकत है, इसमें बड़ा वजन है। वो चुभता है हमारे जितने भी अरीफ हैं, जो दुश्मन है, वो चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से मुल्क को, कभी एक सियासी पार्टी के पीछे खड़े होते हैं, कभी दूसरी के खड़े होते हैं, कभी अवाम के पीछे खड़े हो जाते हैं, कभी मौलवियों के पीछे खड़े हो जाते हैं। तो हम 1947 से लेके अभी तक जंग में ही हम मुख्तलिफ जावियों में जंग लड़ रहे हैं, कभी एक पड़ोसी के साथ, कभी दूसरे पड़ोसी के साथ, कभी अवाम के साथ, कभी अवाम के अंदर बैठ के। तो हम तो सबको एक डिफेंसिव मूड में सबको रोक रहे हैं। तो मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह कुछ टाइम के बाद पाकिस्तान एक पावर बनेगा। चले जी, हम वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हम मुल्की सतह से आलमी सतह पर चले गए। अच्छा, मैं ये चाहूँगा कि हम आपस में आपके हवाले से भी डिस्कस करें। आपकी ज़ाती तौर पे आपकी कौन सी पार्टी पसंदीदा है, कौन सी पार्टी आप समझते हैं कि सियासी तौर पे अच्छा काम कर रही है? देखें, किसी पार्टी को अगर अच्छाई देखें तो 10 बुराइयां भी नजर आना शुरू हो जाती हैं। जी, लेकिन आप अपने तौर पे अपने जो ज़ाती ख्याल होता है ना बनने का, जैसे आपने पहले जिक्र किया, इसी तरह कोई एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम बेहतर समझते हैं कि ये बेहतर है। तो पार्टी के हवाले से जो बेहतर चल रही है, समझो मैं एक सियासी बंदा हूँ, ये बड़ा मुश्किल सवाल आपने कर दिया है। चले इस बात को रोक लेते हैं, हम ये कर लेते हैं कि अगर आपको कोई पार्टी ज्वाइन करनी हो तो आप कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे? मैं तो ऑलरेडी तरीके सुबह जा रहा हूँ। नहीं, वो जो इलेक्शन जो लड़े वो आपने ज़ात में दुआ लड़े। जी जी, उसके बाद फिर तरीके सुबह ठीक है, अब इलेक्शन आप लड़ेंगे तो तरीके सुबह ज़ारा की तरफ से लड़ेंगे? देखिए, अभी तो माहौल हम बना रहे हैं, पार्टी को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह कामयाब करने की कोशिश करेंगे। तो फिर तो अभी तो इलेक्शन दूर है, 4 देखो वो भी है। चले, मैं असल में ये चाह रहा था कि मुझे पता चले कि आप किस पार्टी की तरफ जाएंगे या आप अपनी पार्टी। हमारा देखिए, हमारा पूरा तो 3 हमारे कोर कमेटी है बनी ने। ठीक है, अंजुम सोसाइटी है, तरीके सुबह सारा है, सारों के साथ मुशावरत करके उसके बाद फैसला किया जाएगा। ठीक है सर। तो चलें, एक आपने ये भी जिक्र किया जी कि अगर आप इक़्तिदार में आते हैं तो आप अपने इलाके में हॉस्पिटल, अपने हलके में हॉस्पिटल बनाएंगे। अच्छा, इसके अलावा कौन से ऐसे 5 काम जो आप समझते हैं, मुल्की सतह पे हम इसको ले लेते हैं कि कौन से ऐसे 5 काम हैं जो ज़रूरी हैं पाकिस्तान के लिए? देखिए, सबसे पहली बात मैं बताऊं कि हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ा एक मसला चला आ रहा है स्पेशली अवाम के लिए, वो पुलिस ठीक पुलिस का निज़ाम ठीक हो जाए तो मैं समझता हूँ कि ये एहतजाज भी खत्म हो जाए। सही है। अब जुडिशरी को अगर हम देखें तो चलो जुडिशरी भी एक उसमें भी काफी खराबियां हैं, लेकिन पुलिस की रिपोर्ट पे जज ने फैसला करना होता है। यहाँ इस मुल्क में अगर आप एफआईआर करवाते हैं तो हक एफआईआर ये नहीं आती, जो मर्जी कर लो। और अगर आप पुलिस को पैसे दे के एफआईआर करवाएंगे, वो ऐसी सख्त एफआईआर होगी, खारिज भी नहीं होगी। फिर ये अगर पुलिस ठीक होगी ना पूरे मुल्क, मैं नहीं कहूंगा कि पंजाब की गलत है तो केपीके की ठीक है, सिंध की ठीक है, नहीं, पूरे मुल्क की पुलिस अगर ठीक हो जाए तो हमारा कम अज कम कुछ 40% मामला हल हो सकता है। अच्छा, ये जो एफआईआर की बात की आपने, बाज़ औक़ात जो है पुलिस वाले एफआईआर इसलिए भी दर्ज नहीं करते कि बाद में बंदे जो है ना वो अदालत में पेश ही नहीं होते। ऐसा नहीं होता। असल में एफआईआर जो होती है, एफआईआर अगर हो जाए तो वो पुलिस को उसको कंप्लीट करने के लिए एक लंबा प्रोसेस होता है। सही है, ठीक है, लेकिन अगर उसी एफआईआर के अगेंस्ट अगर कोई दूसरी झूठी पैसे दें तो एफआईआर हो जाए। ये निज़ाम है, क्रॉस एफआईआर हो जाती है, निज़ाम है, ये बिल्कुल होती है। मसला ये है कि अगर पुलिस सही तरीके से इंसाफ दे लोगों को तो मतलब 40% हमारा मामला हल हो सकता है। आप समझते हैं कि सबसे पहले पुलिस के निज़ाम को बेहतर करने की जरूरत है? यहाँ पे पूरे मुल्क में माफियाज बैठे हुए हैं, जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं, दिन दिहाड़े हो रहे हैं, ठीक है, पुलिस मिलकर करवाती है। उसके अलावा अगर किसी गरीब या मस्कीन बंदा है उसको गोली लगती है
तो मुलजम 2 महीने के बाद बरी हो जाता है, ऐसे ही है। तो वो फिर जो अगेंस्ट पार्टी जिनको इंसाफ नहीं मिलता तो वो फिर असला उठाती हैं, फिर वो बदले की ऐसे एक घर 2 घर पूरा खानदान तबाह रहता है। तो फिर आगे निज़ाम भी कोई नहीं है, तो ये बहुत बड़ी खराबियां हैं। सबसे पहले तो ये निज़ाम चेंज होना चाहिए। अच्छा, पहला है कि आप चाहते हैं कि पुलिस के निज़ाम को बेहतर किया जाए, उसके बाद दूसरा काम कौन सा? दूसरा, जो सारे इदारे हैं जिनका सरकारी इदारे जितने हैं, जिनका अवाम के साथ एक तल्लक है, वापडा हो गया, ठीक है, गैस का महकमा हो गया, उसके अलावा अगर आप खाना नाफस में जाते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में कोई काम है, तो बाखुदा सारे फिरौन बैठ जाए। जिसके पास कुर्सी है वो फिरौन है। अब अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं किसी बैंक में, प्राइवेट बैंक में, आप वहां पे जाते हैं तो आप बड़ी रिस्पेक्ट बिल्कुल बिठा के तसल्ली से तो आप अगर नेशनल बैंक में जाएं तो वहां पे आपको धक्के मिलते हैं। मैं समझता हूँ बिजली का बिल जमा नहीं करते, ये कहते थे कि नहीं, ये बहुत बड़ी मिसाल है पूरे महकमों, मेरे को ठीक हुई नहीं करता। फिर यहाँ पे एक सिफारिश का एक निज़ाम चल रहा है पाकिस्तान में, जिसकी सिफारिश है उसी की मानी जाती है, जिसके पास पैसा है उसी की मानी जाती है, गरीब आदमी का पेपर सामने आते हैं, वो राइट्स स्टैंड करता है, उसका सारा मामला बेवाना ऐसा है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं होती। करप्शन, दूसरा आप कहते हैं कि करप्शन जो है इसको ये नसूर है मुल्क के लिए। सही है। तीसरा, ये सियासी निज़ाम ठीक नहीं है। जमहूरियत जो है ये ठीक नहीं है या सियासी निज़ाम ठीक नहीं है? देखिए, जमहूरियत की जहां तक बात है, यहाँ भी मैं एक बात आपको क्लियर करूँ, ये मौलवी बात नहीं करते। हम जो है ना आधे मुसलमान हैं, हमारे लिए शरीयत नापस हुई है, हमें शरीयत पे अमल करना चाहिए। मुश्किल हम जमहूरियत की तरफ जाएंगे तो ये जमहूरियत हमें मारती रहेगी और मारेगी, कभी भी हम कभी आदमी सकते। अल्लाह ताला क्या हमें बताया, क्या ईमान वालों पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल, आधे अंधे आधे बाहर रहते हैं, जहां हमें फायदा नजर आता है वहां दाखिल हो जाते हैं। मेरी आप लिख लें कि जमहूरियत कभी भी किसी सूरत में हम मुसलमान कामयाब है, ये बुनियादी वजह ही है ये खराबी। मैं समझता हूँ कि अगर आज शरीयत नाफज कर दें, अल्लाह के कानून के खिलाफ फैसले हों, एक दफा का एक जिक्र है, हिलरी क्लिंटन आई इधर, मेरे अल्लाह ताला माफ करे, वो सऊदी अरब में आई तो उसने कहा कि यहाँ पे कानून आप पे ठीक नहीं आया हुआ है, एक चोर एक बहू के लिए चोरी करता है तो उसके हाथ काट देना, ये कौन सा कानून है? तो ये अल्लाह ने कानून गलत नापस किया। तो वो जो खलीफा थे उन्होंने कहा जी, मेरे साहब फैसल थे, उन्होंने कहा जी कल आपका जवाब है। कल वो खाने में बैठे तो उन्होंने कहा जी बताएं कितने आप भी बगैर हाथों वाले लोग थे? तो उन्होंने कहा जी कोई भी नहीं देखता। उन्होंने कहा जी हमने सिर्फ नाफज किया है, लोग नमाज के लिए जाते हैं, दुकानें खुली रहती हैं, कोई चोरी नहीं करता। कानून का कितना बड़ा एक उसकी वजह से फुल किस महफूज हो सकता है। जमहूरियत को मान लेते हैं, जमहूरियत जिस तरीके से चल रही है उसी पे ही अमल हो, जमहूरियत पे ही आप अमल करें। आप क्यों तरमीम करते हैं? 18वीं से लेके 26वीं तरमीम हो गई है, वो तरमीम किस लिए हो रही है? सिर्फ हुक्मरान फायदे के लिए। जमहूरियत कहाँ रही? जमहूरियत कहाँ गई बताएं? अवाम के लिए क्या हो? अपने केस खत्म करते हैं, कभी नैब को खत्म करो, कभी नैब को लॉन्च करो, कभी नैब के इख्तियारात खत्म करो, ये जमहूरियत है? नैब किसके लिए? गरीबों के लिए, बड़े बड़े मगरमच्छों के लिए। फिर ये जमहूरियत है कि मौलाना फजल मान साहब वोट नहीं देंगे तो उनको सीट देंगे तो वोट देंगे, ये जमहूरियत है? ये जमहूरियत नहीं है, ये मजाक है। इंसाफ जिस मुल्क में नहीं होगा वहां पे कोई पेशाब नहीं रह सकता। ये तो निज़ाम तब्दील नहीं हो सकता ना, अब जमहूरियत का निज़ाम है, ये तब्दील नहीं हो सकता। तो अगर फ़र्ज़ करें कि इसको तब्दील करने की ज़रूरत पड़ती है तो ज़ाहिर है कि वो पूरी जितनी भी पार्टियां हैं वो मुत्तफिक होंगी तो तब होंगी, वरना तो ये तब्दील नहीं हो सकता। चलें, ये तो जो आपके पॉइंट्स थे उनमें ये तीसरे नंबर पे था जो मुश्किल तरीन है। बाकी 2 पॉइंट और भी बताएं, फिर हम इख्तिताम की जानिब भी जाते हैं। आप भी थके हुए हैं, बहुत दूर से आए हैं। तो चौथा जो मसला है वो जो हमारे इलाके हैं, 3 इलाके हैं, KPK में, पंजाब में, वहाँ पे वैसे भी तो बहुत बड़ी करप्शन होती है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट ना होते हैं, उसमें पैसे होते हैं। मैं कहता हूँ कि
हर घर में रोड हो, हर घर की में पानी हो, हर घर में तालीम हो, हर घर में हॉस्पिटल हॉस्पिटल की रसाई हो, और सेहत का जो निज़ाम है ये लोगों का तालीम और सेहत फ्री कर। हाँ बिल्कुल। अच्छा मैं अपनी बात करूँगा कि मैं टैक्स देता हूँ, बहुत बड़े टैक्स में फाइलर हूँ मैं टैक्स देता हूँ गवर्नमेंट को। अब उसके बदले में गवर्नमेंट मुझे क्या दे रही है? कुछ भी नहीं दे रही। गवर्नमेंट को टैक्स ठीक ठाक जनरेट होता है। अगर आप गरीब को अनाज फ्री देंगे, तालीम फ्री देंगे, एक तो सदका जारी है, दूसरा कोई मुल्क में बोझ नहीं। बाकी बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ एजुकेशन भी फ्री है और सेहत भी फ्री है। फिर उसके बाद जो लोग रिटायर हो जाते हैं उनके लिए भी काफ़ी सारी सहूलियात हैं, क्योंकि वो लोग टैक्स पे करते हैं। यहाँ टैक्स पे करने वाले लोग भी उसी खाते में आते हैं, जो पे नहीं करते वो भी इसी खाते में आते हैं। बिल्कुल ऐसे। 5वीं सबसे बड़ी बात है, इनको फार्मर पॉलिसी ऐसी ज़बरदस्त मजबूत बनानी चाहिए कि हमारे जो बाहर के मुल्क में लोग हैं वो हम पे एतमाद करें, उनको वहाँ पे फैसिलिटेट करें। अगर बाहर हमारे किसी कंट्री में हमारे किसी बंदे को कोई मसला होता है तो उसका कोई परेशान हाल नहीं आता, तो वो अगर एतमाद करें तो बाहर से बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको हमारे अपने पाकिस्तान ही दे सकते हैं। एतमाद नहीं है। एक दौर था जिसपे नवाज शरीफ ने कहा जी के काजू तारा मुल्क सवारो, बहुत सारे लोगों ने पैसे दिए। फिर इमरान खान ने जो है ना ऐलान किया था हेल्प के लिए, तो काफ़ी सारे लोगों ने पैसे दिए। आवाम निकलती है, पैसे देती है, लेकिन बाद में उसका जैसे डैम के लिए भी पैसे जमा किए गए तो सागर वो भी गायब हो गए, पता नहीं चला किधर गए हैं। तो देते हैं लोग, लेकिन आस्ता आस्ता इत्मीनान उठता जा रहा है। तो कोई ऐसा बंदा होगा जो इसको अमली तौर पर लेकर आएगा तो तब भी ये निकलेंगे। तो जैसे आपने कहा कि ख्वाजा पुलिस एक अच्छी बननी चाहिए जिसपे बेहतरी की तरफ जा सके। चलिए जी, ये तो हमारी डिस्कशन बहुत लंबी भी हो गई है। मैं चाहूँगा कि आप अपने इलाके की आवाम के लिए एक बेहतरीन सा मैसेज दें और पाकिस्तान की आवाम के लिए, नौजवानों के लिए ख़ास तौर पे मैसेज दें, फिर हम इस प्रोग्राम को इख्तिताम की जानिब लेके जाएँ। जी, मेरी स्पेशली जो हमारे हज़ारा पेट की आवाम है उनको ये मेरा मैसेज है कि सोच समझ के किसी भी अगर कोई फैसला आप करते हैं तो सोच समझ के करें। ये जो हमारा पीटीआई वाला सानिया हुआ 26 तारीख को, एक और बड़ा अफसोस पार्ट है, बड़ा मुझे दुख है। पीटीआई भी काफ़ी कमज़ोर हुई है और जितने भी लोग उसमें जख्मी या पोत हुए हैं उनका भी बड़ा दुख है। जो पोत हुए अल्लाह उनको बख्शे, जो जख्मी उनको अल्लाह से थे। यहाँ पे एक बड़ी लम्हा फिक्रिया की ये बात है, जो बंदे अरेस्ट हुए उनका बड़ा एक मसला बनेगा कि अदालतों में जमानतें हैं, वकील अदालतों की चक्कर, ये बहुत बड़ा मसला है। तो आवाम कोई भी फैसला करें इसके लिए सोच समझ के फैसला करें कि अगर आप ये फैसला करना चाह रहे हैं तो उसके रिजल्ट एजेंडा क्या है, नतीजा क्या नतीजा निकलेगा। अगर आप जीत चाहते हैं तो मुल्क खत्म है, अगर आप हार जाते हैं तो आप खत्म है। तो इसलिए अपने आप को मुतात रखें। और चूंकि वैसे भी हुज़ूर ने फरमाया फितनों का दौर है, सोशल मीडिया को बड़ा फितना है, इस पे जो खबरें हैं खबरों को नजरअंदाज करें, तस्दीक करनी चाहिए, इसमें कोई सदाकत नहीं होती। तो ये आग लगाने वाला काम बंद करें। हमारे KPK में पीटीआई ने विन किया हुआ है, बल्कि हुकूमत है, उनसे मिल के प्रोजेक्ट लॉन्च करें, उनसे कामों का पूछें, उनके खिलाफ भी एहतजाज करें। ठीक है, आप गवर्नमेंट के खिलाफ करते हैं, करें, उनके खिलाफ भी एहतजाज करें कि भाई आपने क्या किया है, हमने आपको वोट दिया है, इतने मुश्किल टाइम में भी आप आपके लिए निकलें और अपनी मदद आप निकलें। कोई पीटीआई ने किसी को पैसे नहीं दिए। लोग इलेक्शन में, हमारे हल्के में बर्फबारी हो गई थी, लोग अपनी गाड़ियां लेके, कईयों के एक्सीडेंट हुए, उन्होंने वोट पास किया, इमरान खान की काज को वोट दिया। तो आया किया इमरान खान को ही निकालना है, अपने KPK सूबे को नहीं संवारना, उसको नहीं देखना। हज़ारे के लिए क्या हुआ, क्या किया है इन्होंने। ये जो मैंने से बात की है कि ये जो इन्होंने ड्राई पोर्ट वाला वो कहाँ गया, वो उनसे पूछे। तो हुक्मरानों से यही है कि मिल बैठ के पीटीआई का जो इशू है इसको सॉल्व करें, आग ना लगाएं, पीटीआई को भी खैर मकदम करें, उनकी
बात तो भी एक एहतराम दें, फिर बैठ के नाम नाल करें। और पूरे मुल्क की आवाम को यही मेरा मैसेज है कि तरीब भी आप अपना ध्यान दें, अपने गुनाहों पे भी नजर रखें, और मुल्क के लिए जितनी भी साजिशें उनको जरा वाच करें, वाच करने के बाद भी फैसला करें। बहुत शुक्रिया सर जी आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, आपने गुफ्तगू सुनी यासिर कल्लाल साहब की। इसी तरह ऐसी शख्सियत लेके हम आपके खिदमत पे हाजिर होते रहेंगे इंशाल्लाह। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मिलेंगे। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।